हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो हमारा बेसिकली किसके ऊपर था? रेजिस्टेंस के ऊपर ही था। जैसा कि आपने देखा कि हमने रेजिस्टेंस जो है उनके फैक्टर्स जो है उनके बारे में हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कशन किया। रेजिस्टिविटी एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जो हमने बीच में कवर कर लिया है। टेम्परेचर डिपेंडेंस देखिए हमने लास्ट में देखा था, और साथ में कुछ फॉर्मूला देखे, 1-2 फॉर्मूले जो हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड थे वो डिराइव कर लिए थे। उसके ऊपर आपको डायरेक्ट कोई देखिए मिल सकता है न्यूमेरिकल, अदरवाइज वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। हाँ, बट 1 और 2 मार्क्स में देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टेंस 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, दैट इज R इज इक्वल टू V/I। बट ये फॉर्मूला हमें ये नहीं बताता है कि रेजिस्टेंस वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करता है। ये इन दोनों पे डिपेंड ना करके किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, ये हम देख चुके हैं। क्लियर है? आज जो हम बात करने जा रहे हैं देखिए कुछ नया नहीं है। ये हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, याद होगा आपको, सीरीज एंड पैरेलल। तो वैसे ही देखिए हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस का भी आ रहा है। रेजिस्टेंस जो है आपको जैसा कि पता है, सिंबल हमारे पास रेजिस्टेंस का ये रहेगा। क्लियर है? रेजिस्टेंस तो देखिए प्रॉपर्टी होता है, जो डिवाइस होता है जिसका हम देखिए रेजिस्टेंस के रूप में यूज करते हैं, उसको हम रेजिस्टर बोल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सिंबल रहेगा देखिए रेजिस्टेंस का। ओके, रेजिस्टर जो है देखिए, कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम 2 तरीके से करते हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कैपेसिटर में पढ़ा था। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है इसमें ज्यादातर काम आप लोगों का ही है। लगभग हमने 40s के आसपास देखिए न्यूमेरिकल्स उसमें किए थे कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स है आप लोगों को ही करना है। मैं आपको सिर्फ सीरीज और पैरेलल का जो रिजल्ट है वो डिराइव करके यहाँ बता रहा हूँ। आपके लिए होमवर्क क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपके लिए होमवर्क बहुत ज्यादा रहने वाला है। वो जितने भी 1 से लेकर 40 क्वेश्चन है या 1 से लेकर 39, 40 या जितने भी देखिए हमारे पास वो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए थे, आपको होमवर्क ये रहेगा कि उन सबको रिप्लेस करें, कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे रेजिस्टेंस से, और सबका देखिए इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करेंगे। आप लोग निकालेंगे। क्लियर है? ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर इन केस किसी में डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स या मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आइए, तो इसमें सीरीज और पैरेलल में कैसे फॉर्मूले यूज करेंगे वो हम समझते हैं। जैसा कि आपने 10th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही है। सीरीज कॉम्बिनेशन की पहले हम बात कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास बेसिकली क्या होता है। देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं। ये देखिए, ये R1 इसकी वैल्यू R2 है और इसकी वैल्यू R3 है। और हमने इनको देखिए इस तरीके से एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। लेट्स से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। क्लियर है? फिर से वही हमें क्यों पढ़ना है कॉम्बिनेशन, कारण वही है जो मैंने आपको कैपेसिटर में बताया था कि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि मान लीजिए 3 कैपेसिटर लगा सके। उस सर्किट के अंदर सिर्फ इतना ही जगह है कि एक ही रेजिस्टेंस लग सकता है। तो हमें इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के इसकी जगह पे एक ही रेजिस्टेंस लगाना है। तो उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये R इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए कि सर्किट के अंदर कुछ भी चेंज ना आए। सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस पहले था उतना ही हो, पहले जितना करंट फ्लो कर रहा था उतना ही करंट अब भी फ्लो करना ही चाहिए। देखिए, तो कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, हमें ये चाहिए। तो हमें इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी होगी। आपको याद होगा कैपेसिटर्स में ये वाली वैल्यू जो C इक्विवेलेंट के नाम से देखिए हम लिखते थे, वो हमारे पास आता था 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। यहाँ पे चेक करते कैसा आएगा, देखिए उल्टा ही आएगा, आपको जैसा कि पता है। ओके, इसके अलावा देखिए कुछ और बातें जो आपको पता होना चाहिए। सीरीज के अंदर है तो सीरीज के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए क्या, कि करंट जो है वो हर एक रेजिस्टेंस में से सेम जाएगा। और दूसरा जो आपको याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले जब ये करंट पहले रेजिस्टेंस में से जाएगा तो पहले के ऊपर वोल्टेज कितनी हो जाएगी, दैट इज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 इज इक्वल टू IR1। यही करंट नेक्स्ट वाले में जाएगा तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR2 हो जाएगी। और यही करंट देखिए लास्ट वाले में से जाएगा तो IR3। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं तीनों रेजिस्टेंस में से करंट तो सेम गया है, एक ही पाथ है, देखिए दूसरा कोई पाथ है ही नहीं, तो करंट तो सेम ही जाना है। तो बट करंट सेम जाने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हर एक के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग हो जाएगा। यही मैंने आपको ऊपर इन दोनों पॉइंट्स में लिख के बताया है। क्लियर है? ओके,
यहाँ पे अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, आई आर इक्वलेंट जो हमें चाहिए, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। ओके, एक बात बताइए कि यहाँ पे जो हमने v दिया है, यहाँ v का मतलब कि एनर्जी जो दी है वो तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर जाके देखिए ड्रॉप हो रही है। तो कहने का मतलब है इसके ऊपर v1 ड्रॉप हुआ, इसके ऊपर v2 ड्रॉप हुआ, यहाँ पे v3 हुआ, वो आया कहाँ से, v से ही तो आया, सोर्स ने तो दी एनर्जी देखिए। तो इसका मतलब इन तीनों का एडिशन v के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल। तो भाई वैल्यूज पुट कर लेते हैं, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो v इज इक्वल टू आई कॉमन आ जाएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है सर, 10th क्लास याद आ गई हमें। ओके, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो आप जरा इक्वेशन 1 और 2 को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ से v अपॉन आई जब आप निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ये हमारे पास देखिए सीरीज के लिए रिजल्ट आ जाता है। तो ध्यान से समझिएगा इस रिजल्ट को, कैपेसिटर का जो पैरेलल वाला रिजल्ट है यहाँ वो सीरीज में आ रहा है। एक ही अंतर है बस, देखिए इनके रिजल्ट में अंतर है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बाकी सारा कुछ वैसे ही सोल्व करना है, आप लोग खुद करने वाले हैं। तो स्क्रीन को पॉज करके आप ये डेरिवेशन उतार सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। आइए नेक्स्ट पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या है, उसमें क्या सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और क्या अलग हो जाएगा, करंट अलग हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। तो आइए समझते हैं किस तरीके से, देखिए ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको देखिए आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी सीरीज में करंट सेम क्यों और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों होता है, वो मैं थोड़ा देखिए आपको आगे बताऊंगा। वैसे अभी इसका कोई काम है नहीं, अभी के लिए आप लोग एक बार याद भी रख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, मान लीजिए हमारे पास भी 3 रेजिस्टेंस हैं, फिर से भाई तीनों रेजिस्टेंस, एक ये 2 ये 3, ये तीनों हैं R1 R2 R3, क्लियर। और ये हमने एक्सटर्नल सेल के साथ या एनर्जी सोर्स के साथ हमने इसको जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस इस सेल के साथ पैरेलल में हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पैरेलल में हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा जो आपको याद रखना है वो क्या, कि करंट जो होता है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्लियर। तो यहां से मान लीजिए अगर आई करंट जा रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, ये I1 I2 और I3 इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, क्लियर है। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें इन तीनों को हटा के फिर से वही देखिए एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ऐसा कुछ करना है। और इस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इक्विवेलेंट कितनी होनी चाहिए भाई, ये बताएंगे, जबकि सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर वही देखिए V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। देखिए V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए I1, अगर मैं I1 निकालूं, I1 कैसे निकालेंगे, देखिए वोल्टेज तो तीनों के ऊपर V ही रहेगी, तो इसके ऊपर निकालेंगे तो हम के अकॉर्डिंग V बाई R1 हो गया, दूसरे के ऊपर निकालेंगे तो V बाई R2 हो गया, और तीसरे के ऊपर निकालेंगे तो V बाई R3 हो गया। बिल्कुल हो गया सर। अब देखिए यहाँ से I करंट आया था, वही तो डिवाइड हुआ था तीनों में, यहाँ से जो I करंट आया था वही तीनों में डिवाइड हुआ, I1 I2 I3 में। इसका मतलब ये हुआ कि I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। तो फिर तीनों को ऐड कर देते हैं, रख देते हैं। आइए, तो V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, सब में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, सर V कॉमन आ रहा है, बहुत बढ़िया। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यस सर। अब क्या करें सर, अरे तो कुछ दिक्कत थोड़ी ना है भाई, V को इधर ले आओ, तो I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सर ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है सर, कैसे कंपेयर करेंगे। अरे क्या हुआ भाई, इतना तो मैथमेटिक्स आता है ना, आर इक्विवेलेंट को इधर ले आओ और V को उधर ले जाओ, ये देखो ये रहा ना भाई हमारे पास, बिल्कुल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 upon r equivalent is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3। ये देखिए भाई हमारे पास रिजल्ट आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्लियर है? तो इस तरीके से देखिए आप लोग क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन को पोज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास दो टाइप के देखिए कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस में, जैसे कि कैपेसिटर में था सीरीज और पैरेलल। दोनों के रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, कैसे अलग है वो भी क्लियर हो गया है। 10th में भी आपने सीखा हुआ है, डेरिवेशन आपको मैंने फिर एक बार बता दिया। हालांकि 12th लेवल में डेरिवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल जो मैंने आपको बता दिया होमवर्क आप लोग करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जहां दिक्कत आ रही है आप मुझे मैसेज या देखिए ईमेल करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। क्लियर है? आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो आप लोग जो है देखिए फिलहाल इसको इतना ही करें अच्छे से। नेक्स्ट में हम देखिए सर्किट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ज्यादातर हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलेंगे। हम हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो कर रहा है, हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज कितनी होगी, ये सब चीजों के बारे में जानकारी हम लेना आगे सीखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो आगे वाला सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको फिनिश करें जल्दी से। ओके, टाइम दें अपने आप को, एक दिन 2 दिन लगा के वो 40 क्वेश्चन सोल्व करें। लगभग जितने भी हैं वो 38 हैं, 40 जितने भी हैं खुद से करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।